हाँ जी विकास। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रोटीन से, जहां से हमने लास्ट क्लास से कंटिन्यू करना है। प्रोटीन्स हमको पता है किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के। ये अमीनो एसिड्स आपस में स्पेसिफिक सीक्वेंस में कंबाइन करते हैं और एक प्रोटीन बनाते हैं। इन प्रोटीन्स को हम क्लासिफाई करने वाले हैं दो तरीके से, बेस्ड ऑन उनकी मॉलिक्यूलर शेप। सबसे पहला आता है फाइब्रस प्रोटीन। इसके अंदर क्या होता है, अब हम हर एक सर्कल को बेटा क्या ले रहे हैं, अमीनो एसिड, और ये आपस में एक एक कम करके कंबाइन करके एक लेंथ बनाते हैं। उस लेंथ को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है ये फाइबर जैसे होते हैं। तो आप देख सकते हैं एक के बाद एक के बाद एक आ रहा है, मतलब ये एक प्रोटीन है, ये दूसरा प्रोटीन है, ये तीसरा प्रोटीन है। ठीक है। तो अगर ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो एक दूसरे के पैरेलल आती हैं एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अब डाइसल्फाइड क्या होता है, सल्फर सल्फर और ये बॉन्ड, उसको हम क्या कहते हैं, एक ऐसे प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स कहते हैं। ये फाइबर जैसे होते हैं और ये इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। इनके एग्जाम्पल्स कौन होते हैं, केराटिन जो बालों में, वूल में, सिल्क में होता है, और मायोसिन जो किस में होता है, मसल्स में होता है। तो इन्हें कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स। राइट। तो ये फाइबर जैसे होते हैं। कुछ मार्किंग करनी है तो कर लो बेटा। जो दूसरे टाइप के जो हमारे प्रोटीन्स है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इसके अंदर चेन्स जो है पॉलीपेप्टाइड्स की, वो एक दूसरे के साथ कॉइल्ड होती हैं। ये अगर पहली चेन हो गई, ये हमारे पास दूसरी चेन हो गई जो कॉइल्ड हो गई। इस वजह से ये शेप में क्या हो जाते हैं, स्फेरिकल, और यूजुअली ये पानी में होते हैं सॉल्युबल। इनका एग्जाम्पल होता है इंसुलिन और एल्बुमिन्स जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा मतलब देयर इज अ क्लासिफिकेशन प्रोटीन्स की ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर फाइब्रस एंड क्या आते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। इसके अलावा देयर इज अनदर वे of studying proteins that depends upon the different levels of complexity. इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और फोर्थ आता है क्वार्टरनरी, और हर लेवल ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है। सबसे पहला जो सिंपलेस्ट लेवल होता है बेटा प्रोटीन का, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। कहते हैं किसी भी प्रोटीन के पास सिंगल चेन भी हो सकती है, उससे ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी हो सकती हैं। हर पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, ध्यान से सुनना, जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं विद अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। इस स्पेसिफिक सीक्वेंस वाले अमीनो एसिड्स जो लिंक्ड होते हैं बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर आपने इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कोई एक अमीनो एसिड चेंज कर दिया, उसके बदले कोई और ले आए, तो बेटा वो एक डिफरेंट प्रोटीन क्रिएट कर देता है। तो कहते हैं एनी चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड में एक नया प्रोटीन जो है वो बन जाता है।
इनसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं वो किसके होते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम एक सिंपल टर्म में देखें तो बेटा हमारा प्राइमरी प्रोटीन जो है वो कुछ ऐसा है। ये सारे अमीनो एसिड्स एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ अटैच्ड है, इसे कहते हैं प्राइमरी प्रोटीन। कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर आप इसके अंदर शेप को लेकर आते हो विद रिस्पेक्ट टू द चेन। हमने देखा है कि सेकेंडरी प्रोटीन दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। एक अल्फा हेलिक्स, मतलब आप देख सकते हैं बेटा इसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अगर आपको इसका बड़ा अच्छा और एग्जाम्पल देखना है तो बेटा आप देख सकते हैं आपका जो पेन होता है उस पेन के अंदर एक स्प्रिंग होता है, जो टिक टिक वाला पेन होता है ना, उसके अंदर आपने देखा होगा कि स्प्रिंग जो है वो कुछ ऐसा होता है। तो बेटा इस स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर आप प्राइमरी स्ट्रक्चर को कॉइल कर देते हो, है ना, आप देख सकते हैं ये लपेट दिया गया इस वायर के आगे पीछे, इसको बेटा हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसकी खास बात क्या होती है? ऊपर और नीचे के बीच में बॉन्डिंग होती है। मतलब ऊपर का अगर कार्बोनाइल ग्रुप है तो नीचे का NH ग्रुप है और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर ऊपर NH ग्रुप है तो नीचे कार्बोनाइल ग्रुप होगा एंड सो ऑन। यहाँ पे उन्होंने सिमेट्री दिखाई है, ऊपर का कार्बोनाइल नीचे का NH लाइक दैट। So it is carbonyl hydrogen bonding with NH, carbonyl hydrogen bonding with NH. Carbonyl का O and NH का H आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो मतलब पहले की जो लेयर है ऊपर वाली, वो नीचे वाली लेयर के साथ क्या शो करती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इससे हमारे पास आता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। कहते हैं these structures arise due to regular folding of backbone of polypeptide chain due to hydrogen bonding between carbonyl and NH group of the peptide chain. Alpha helix is one of the most common ways in which a polypeptide chain सारी possible hydrogen bonding show करती है। It is the best way to show hydrogen bonding. कहते हैं it is made by twisting it like a right-handed screw, मतलब helix with NH group of one amino acid residue hydrogen bonding with carbonyl of the adjacent and known as alpha helix. तो ये गोल टाइप होता है बेटा, ये स्प्रिंग के जैसा होता है। मैंने आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बताया है कि हाउ द स्प्रिंग एक्ट्स एज एन अल्फा हेलिक्स स्क्रू या स्ट्रक्चर। तो उस बिहाफ पर हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आता है। कुछ कॉपी करना है, अंडरलाइन करना है तो कर लो। लेकिन अगर आप इस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को दबा दोगे, प्रेस कर दोगे, तो बेटा ये फ्लैट हो जाएगा, है ना। मेरा कहने का मतलब है जस्ट इमेजिन करो कि आपके पास जो स्प्रिंग है आपने उसको हैमर कर दिया तो वो फ्लैट हो जाता है ना। उसे बीटा स्ट्रक्चर कहते हैं। कहते हैं बीटा स्ट्रक्चर के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स को हम पहले तो स्ट्रेच कर देते हैं, मतलब स्प्रिंग को आप खींच दो टू मैक्सिमम एक्सटेंशन और उनको बाद में एक के बाद साइड में ले करके उनको फोल्ड कर दो, जिनकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। These structures resemble pleated folds of a drapery and therefore are known as beta pleated, है ना। जैसे बेडशीट को आप फोल्ड कर सकते हैं, उसको फ्लैट कर दिया पहले और बाद में उसको क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया। तो बीटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, अल्फा को पहले फ्लैट कर दो, चिपका दो और उसके बाद उसको फोल्ड करना शुरू कर दो। इसके बाद आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, जो काफी इंपॉर्टेंट है।
कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर ओवरऑल फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की। इसका मतलब हो गया फर्दर फोल्डिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की। इट गिव्स राइज टू टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूलर शेप्स पहले पड़ी थी फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, वो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंडर में आती है। जो सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रोटीन्स के बीच में जो मेन फोर्सेस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइसल्फाइड लिंकेज है, वैन डर वाल फोर्सेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है। एंड फाइनली आता है बेटा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। जब इतनी जबरदस्त फोल्डिंग हो कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि प्रोटीन कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा, बेटा उसे कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। किसी ने कुछ कॉपी करना है, अंडरलाइन करना है तो कर लो फटाफट और मार्क कर लो। बस ये याद रखना कि ग्लोबुलर और फाइब्रस स्ट्रक्चर जो होते हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर्स के अंडर में आते हैं। ये देखो बेटा, ये हमारा हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। आप इसके अंदर अलग अलग कलर्स जो देख रहे हो बेटा, ये अलग अलग कलर्स अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर है। इमेजिन करो कि ये वाला ग्रीन मैं हटा देता हूं और इसके बदले उसको ब्लू कर देता हूं, मतलब ब्लू ले आता हूं, बेटा ये एक नया प्रोटीन बन जाता है। अगर आप इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर को फोल्ड कर देते हो तो बेटा ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको अगर अब इसी के अंदर अगर रेगुलर फोल्डिंग होगी तो ये अल्फा है, और अगर इसको फ्लैट कर दोगे तो ये बीटा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी का हाफ करके फोल्ड कर दोगे बेटा टर्शरी स्ट्रक्चर आ जाएगा। एंड इस फोल्डिंग को बेटा हम क्या कहते हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो चारों टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोटीन्स की शेप जो है हमने यहां पे देख ली है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में इनको देखें डायग्रामेटिकली तो आप देख सकते हो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो फिर आपको बॉन्डिंग दिखा पा रहे हैं। ये सारे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसके अंदर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आ गया जो सबसे ज्यादा फेमस होता है। उनकी ओवरऑल फोल्डिंग जो है वो आपके पास टर्शरी आ गया। टर्शरी के अंदर देखो उन्होंने अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो दिखा रखा है, और इस ओवरऑल फोल्डिंग को हम कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वन मार्कर क्वेश्चन जो है वो इसमें से आ जाते हैं। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। कहते हैं प्रोटीन जो हमें हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में मिलता है उसका एक यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और उसकी अपनी एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। इस वजह से बेटा वो क्या है, एक नेटिव प्रोटीन है। अगर इस नेटिव प्रोटीन में कोई फिजिकल चेंज आ जाए, जैसे आपने टेम्परेचर बदल दिया, या कोई केमिकल चेंज आ जाए जैसे आपने पीएच चेंज कर दिया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है। इसकी वजह से ग्लोब्यूल्स जो पहले फोल्डेड होते हैं अब वो अनफोल्ड हो जाते हैं, हेलिक्स अनकॉइल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है, और इस प्रोसेस को आप कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसको डिफाइन करने के लिए बोला जाता है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन losing its biological activity when subject to change in temperature और pH। सर ऐसा होता क्या है इसके अंदर? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये 1 मार्कर्स आते हैं।
during denaturation, tertiary and secondary structures uncoil and unfold to primary structure. तो ये एक अलग क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का भी बन सकता है और 1 नंबर का भी बन सकता है कि डीनेचरेशन क्या होता है और डीनेचरेशन में क्या होता है। तो डीनेचरेशन में एक प्रोटीन, एक नेटिव प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो क्या करता है, लूज करता है पहला, और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो अपने टर्शरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को किस में बदल देता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में बदल देता है। इस रीजन से वो चेंज हो जाता है। तो कॉपी कर सकते हैं आप, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। सर वो मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए तो मैं आ सकता हूँ मतलब। हाँ बेटा, आज में कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। ड्यूरिंग डीनेचरेशन सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और प्राइमरी में आ जाते हैं, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो इंटैक्ट रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहते हैं कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग is a common example of denaturation, or curdling of milk is another common example, ठीक है ना, of denaturation। तो आपने देखा होगा कि एग, रॉ एग जो होता है बेटा, अगर आप उसको ब्रेक करते हैं तो उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो काफी विस्कस होता है, बड़ा थिक सा लिक्विड होता है बेटा, वो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब आप उसको बॉईल कर देते हो तो बेटा वो एग हार्ड हो जाता है। तो भाई सारा पानी कहां चला गया, है ना। तो वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग, क्योंकि जब सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स ब्रेक करते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में, तो उनको वो पानी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से उनको जोड़ देता है। तो देखते हैं पहला एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन। मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ अमीनो एसिड आर जनरली हायर, क्यों भाई, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। And where does the water present in egg go after boiling the egg? तो इसका आंसर क्या है, ड्यूरिंग बॉइलिंग tertiary and secondary structures of egg protein change to primary, hence water forms hydrogen bonding between these structures। इस वजह से एग जो है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। कॉपी कर लो। तो ये सब बेटा मैं हटा रहा हूं। हमारे कोर्स में बेटा एंजाइम नहीं है, तो ये हट गया। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम भी नहीं है, ये भी हट गया। हम बात करते हैं किन की, विटामिन्स की। कहते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको चाहिए होते हैं एक बड़े ही स्मॉल अमाउंट के अंदर हमारी डाइट में, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी जो है वो स्पेसिफिक डिजीजेस कॉज करती है, जिनको हम क्या कहते हैं, विटामिन्स। काफी ज्यादा विटामिन्स हमारी बॉडी जो है वो नहीं बना सकती, लेकिन प्लांट जो है वो ऑलमोस्ट अपने लिए सारे सिंथेसाइज कर देते हैं और हमारे लिए भी। इसलिए प्लांट्स एक एसेंशियल फूड फैक्टर बन जाते हैं हमारे लिए। However, the bacteria of the gut can produce some of the vitamins required by us.
आपने देखा होगा बेटा आजकल प्रोबायोटिक ड्रिंक्स आती हैं, तो वो प्रोबायोटिक ड्रिंक्स जो होती हैं बेटा वो यूजुअली स्टमक के अंदर एसेंशियल बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो है वो सही करते हैं, उसके अंदर प्लस एडेड विटामिन्स भी होती हैं। मतलब इनको इतना सीरियसली मत ले लेना कि बस आप शुरू ही कर दो। शिल्पा शेट्टी भी वो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया वो पी रही है वगैरह वगैरह, वो एड की वजह से कुछ जो है वो काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं, पर इनसे भी अच्छे अच्छे प्रोबायोटिक चीजें होती हैं, लिक्विड्स होते हैं, ठीक है ना, बट वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेने पड़ते हैं। ये जो एक एक आता है ना, वो क्या नाम होता है उसका, प्रोबायोटिक का आ रहा है आजकल, छोटा सा होता है, याकुल्ट। याकुल्ट, हाँ हाँ हाँ। तो मतलब लाइक आई डोंट नो अब उसकी कॉस्ट वगैरह क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, बट या इट्स अ सिंपल प्रोबायोटिक ड्रिंक। और प्रोबायोटिक ड्रिंक जो होते हैं इनके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो नहीं होते या बहुत 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 कम होते हैं, तो वन कैन गो विद इट। बट उससे भी बड़े अच्छे प्रोबायोटिक ड्रिंक्स होते हैं जो ज्यादा यूजफुल होते हैं, पर ये फर्क है कि भाई उसकी मार्केटिंग जो है वो इतनी अच्छी हो रही है कि आपको लगेगा कि ओ सिवाय याकुल्ट के तो और कोई है ही नहीं। जैसे आजकल वाइट हैट जार जो है ना, वो अपना कोडिंग की एड दे रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि हाय राम हमने तो साइंस बेकार ही पढ़ी, इससे अच्छा कोडिंग ही पढ़ लेते, कुछ ना कुछ बन जाते जीवन में, कुछ ना कुछ पा लेते। तो ऐसा मत सोचना कि कोडिंग ही जीवन में सब कुछ है। तो वो सिर्फ ऐड आ रही है और वो ऐड पे पैसा खर्चा जा रहा है, इस वजह से उसको ऐसा दिखाया जा रहा है कि जीवन में सिवाय कोडिंग के और कुछ भी नहीं है, रिश्तेदारी, पढ़ाई लिखाई, ये सब बेकार है। तो प्लीज स्टिक टू योर बेसिक्स। तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड टू लर्न कोडिंग, ठीक है ना। तो वो एड्स की वजह से आता है, बट एनीवेज हम उन चीजों पे नहीं जाते हैं। कहते हैं ऑल वाइटामिन आर जनरली अवेलेबल हमारी डाइट के अंदर। डिफरेंट वाइटामिन बिलोंग करते हैं अलग अलग केमिकल क्लासेस को, एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन देम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन अगर सिंपल डेफिनेशन देखें तो ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमको हमारी डाइट में छोटे अमाउंट में चाहिए होते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पहले क्या होता था कि देखने पे ऐसे लगता था कि सारे विटामिन्स जो है उनके अंदर ना अमीन्स ग्रुप होते हैं, लेकिन अब इतने सारे विटामिन्स हैं तो उनका नाम जो था हम क्या बोलते थे, विटामीन्स, ठीक है, या वाइटा अमीन्स। पर अब हमें पता लग गया है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि अमीन ग्रुप जो है वो हर विटामिन के अंदर हो, इसलिए ये ई जो है वो क्या हो गया है, ड्रॉप हो गया है, और अब इनका नाम वाइटा अमीन्स की जगह वाइटामिन्स हो गया है। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, आगे बढ़े। कहते हैं vitamins आर डेजिग्नेटेड बाय ABCD। कुछ जो है वो सब ग्रुप्स में भी आते हैं, जैसे बी का B1 है, B2, B6, B12 है। एक्सेस विटामिन्स हार्मफुल होते हैं, डेफिशिएंसी भी इनकी खतरनाक है, एक्सेस भी इनका खतरनाक है, और इनकी पिल्स अपनी मन मर्जी से नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या एडवाइस से ही लेनी चाहिए। मैं वही बात कर रहा था विटामिन्स की, जो अब वाइटल अमीन्स, वाइटल मतलब बहुत जरूरी, अमीन्स ऐसा नहीं हो गया, पर अब नाम क्या हो गया, विटामिन्स, ई ड्रॉप हो गया। दो टाइप के विटामिन्स हमारे पास होते हैं अगर हम उनको क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनकी सॉल्युबिलिटी। एक होते हैं फैट सॉल्युबल, इसको बेटा आप ऐसे याद कर लो, डेका। साथ में B12, ठीक है। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, इनको इस ग्रुप में रखा जाता है, ये हो गए डेका। और ये लिवर और एडिपोज टिश्यू या फैट स्टोरिंग टिश्यू में स्टोर होते हैं।
दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल, इसके अंदर बी ग्रुप पूरा आता है, विटामिन सी भी आता है इसके अंदर, ये सॉल्युबल इस ग्रुप के अंदर। इनकी एक प्रॉब्लम क्या है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को आपको आपकी डाइट में रेगुलरली सप्लाई करना होता है, क्योंकि ये पानी में एब्जॉर्ब होके हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर जाते हैं थ्रू यूरिन, एक्सेप्ट विटामिन B12 जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो कुछ कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं, और इसके बाद नीचे एक टेबल दे रखा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन्स के साथ उनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस भी दे रखी हैं। तो और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं मार्क कर दूंगा, विटामिन ए, ठीक है, सोर्स कहां से आता है कोई नहीं पूछता, डिजीज क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1, इनके नाम भी पूछे गए हुए हैं, लेकिन यूजुअली इनके नाम जो है वो प्री बोर्ड्स में स्कूल टीचर्स जो है वो पूछ लेती हैं। थायमीन, ठीक है, तो डिजीज क्या है, बेरी लॉस ऑफ एपिटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ। विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, ये बहुत कॉमन है। सीलियोसिस, ठीक है ना, माउथ और लिप्स के आगे पीछे जो है ब्रेकिंग शुरू हो जाती है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन। B6 बहुत पूछा जाता है, ए बहुत पूछा जाता है, कन्वर्जन, ठीक है। B12 बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये बड़ा कॉमन है, अनीमिया, ठीक है ना, RBC जो है वो डेफिशिएंट हो जाते हैं तो ब्लड जो है वो पेल येलो पड़ जाता है। बहुत पूछा जाता है विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम, इंपॉर्टेंट है, ये क्या कॉज करता है, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स। और विटामिन D, ठीक है, ये क्या कॉज करता है, रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया, राइट। तो ये विटामिन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट में हमारे पास आता है इसके बाद नेक्स्ट पेज पे विटामिन K, ये आ गया विटामिन E, ठीक है। इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ RBCs एंड मस्कुलर वीकनेसेस, तो RBC जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं विटामिन E की डेफिशिएंसी से। एंड विटामिन K ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। भगवान ना करे किसी को अगर चोट लगती है तो चोट लगने से ब्लड जो है वो रिलीज होता है, तो क्लॉटिंग जो होती है वो ब्लड फ्लो स्टॉप कर देती है। तो लेकिन विटामिन K की डेफिशिएंसी जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम और बढ़ा देती है, मतलब ब्लड जो है वो इतनी जल्दी क्लॉट नहीं करता। तो ये है हमारा विटामिन के बारे में। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जो हमारे कोर्स का पार्ट है। कहते हैं हर जनरेशन अपनी स्पीशीज को रिसेंबल करती है, अपने एंसेस्टर्स को रिसेंबल करती है बहुत वेज के अंदर, क्योंकि हर जनरेशन में ट्रांसमिशन होता है इनहेरेंट कैरेक्टर्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ड को हेरिडिटी। ये न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम क्या होता है, क्रोमोसोम्स, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये क्रोमोसोम्स बने होते हैं प्रोटीन्स के और अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल जिनका नाम क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स मेनली दो होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम क्या कहते हैं, DNA, और दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम क्या कहते हैं, RNA। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होती हैं, लंबी पॉलीमर चेन होती हैं, किसकी, न्यूक्लियोटाइड्स की, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स।
अब न्यूक्लियोटाइड्स किसके बने होते हैं ये हम देखते हैं। ये भी 3 ग्रुप के बने होते हैं। जेम्स वॉटसन ने सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, ये उस बारे में बात करने पर अभी हमें जरूरत नहीं है उनकी। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अगर आप न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करते हो, अ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए या आरएनए, मतलब न्यूक्लिक एसिड। सर हाँ जी सर हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक करना ना? बेटा, हाइड्रोलिसिस वर्ड का H2 मतलब ऐड करना होता है। एच ऐड नहीं करना H होता, H2O के अंदर OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करना होता है। अब इसके लिए या तो आपको बेस लेना होता है या फिर आपको क्या लेना होता है, पानी लेना होता है। H2O ऐड करने को हाइड्रेशन कहते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन के अंदर पूरा पानी ऐड होता है, हाइड्रोलिसिस के अंदर यूजुअली पानी के अंदर आप H पॉजिटिव या OH नेगेटिव से इंटरैक्ट करते हो, रिएक्ट रिलेट करते हो। देयर इज अ डिफरेंस हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप किसी न्यूक्लिक एसिड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस से या फिर पानी के साथ रिएक्ट करते हो तो वो हाइड्रोलाइज कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और क्या देगा, 3 चीजें। एक, पेंटोज शुगर, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा नाइट्रोजन का बेस, नाइट्रोजन बेस। तो ये 3 चीजें मिलती हैं एक न्यूक्लिक एसिड के हाइड्रोलाइज करने पर, है ना। नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक क्यों, क्योंकि कार्बन चेन, जो चेन है सिर्फ कार्बन की नहीं है, बीच में ऑक्सीजन भी आ रहा है। कहता है डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो शुगर होती है वो कौन सी होती है, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर शुगर का नाम क्या होता है, बीटा डी राइबोज। तो ये हो गई आरएनए की और ये हो गई डीएनए की स्ट्रक्चर्स हो गए। समझ में आ गया क्लास कॉन्सेप्ट, सर है ये ना। इसमें शुगर कैसे है मतलब? बेटा 3 चीजें है ना, पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली शुगर, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना। तो वो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, तो वो पेंटोज शुगर हो गई, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा, सिर्फ इस चीज का डिफरेंस होता है। दोनों एक जैसे हैं बट फर्क क्या है कि आरएनए के अंदर यहाँ पे OH आता है और डीएनए के अंदर यहाँ पर H आता है, बाकी सब कुछ सेम है। ये डिफरेंस है दोनों के शुगर में। सर इनके स्ट्रक्चर आ सकते हैं ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में? बेटा एग्जाम में नहीं आया आज तक कभी भी बोर्ड्स के अंदर, बट प्री बोर्ड्स में कुछ टीचर्स जो है वो दे देती हैं, वो इस रीजन की वजह से कि बच्चे के पूरे नंबर नहीं आए, वो ये रीजन। कर लिया बेटा कॉपी, सबने कुछ कॉपी करना है तो ये मैं हटा रहा हूं। अब इसके अलावा शुगर हो गया, दूसरा था फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा था नाइट्रोजन के बेस। डीएनए में 4 बेसेस होते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और थायमिन। आरएनए में भी 4 होते हैं, पहले 3 सेम है, बट जो फोर्थ वाला है थायमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल होता है। ये इन सब के स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, कोई नहीं पूछता, कभी नहीं आते, ठीक है। तो 4 बेसेस हैं डीएनए के अंदर, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड थायमिन। और आरएनए में भी 3 कॉमन है, थायमिन की जगह क्या है, यूरासिल आ जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अभी हमने पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, है ना। ये 3 चीजों के पॉलीमर से बने होते हैं।
लेकिन अब जरा ध्यान से देखना, कहता है अगर एक यूनिट को आप बात करते हैं अटैचमेंट की, तो उसके अंदर जो बेस होता है, 1' पोजीशन ऑफ कार्बन इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। मतलब बेस प्लस शुगर, अगर आप दोनों को ज्वाइन कर दो, ये रहा बेटा, ये शुगर है प्लस ये क्या हो गया, बेस। अगर आप शुगर के 1' पोजीशन पर बेस को ज्वाइन कर दो, सर आप ये क्यों कह रहे हैं 1'? क्योंकि बेटा बेस में भी कार्बन होते हैं जिनकी नंबरिंग 1 2 3 4 ऑलरेडी है। तो कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये वाला 1 नाइट्रोजन के बेस का है कि शुगर का है, इसलिए जो बेस के कार्बन होते हैं उनकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 होती है, और शुगर के जो कार्बन होते हैं उनकी नंबरिंग 1' 2' 3' होती है। तो कहते थे शुगर कार्बन आर नंबर्ड एज 1' 2' 3' एटसेट्रा इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज बेसिस। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो बेटा, तो ये दोनों के कंबाइन करके जो बनता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब आप न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हो, तो बेटा वो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। इसके बहुत सारे सिंगल यूनिट्स जब आप एक कंबाइन करके लंबी चेन बनाओगे, तो बेटा वो न्यूक्लिक एसिड बनाता है। तो बेस जो है वो 1' पोजीशन के साथ अटैच्ड होता है, और फॉस्फेट ग्रुप जो है बेटा वो 5' पोजीशन ऑफ शुगर के साथ अटैच्ड होता है, और जब वो अटैच होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो बेटा यहां पे एक वर्ड आ गया नया, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, बेस और शुगर। इट इज शुगर C1' प्लस बेस। एंड न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, शुगर C1' प्लस बेस और फॉस्फेट C5' के साथ। जब हम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद ज्वाइन करते हैं, उस लिंकेज को हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इस चैप्टर में 2 टाइप की लिंकेज हमने पढ़ी है। एक हमने पढ़ी है पेप्टाइड लिंकेज, जिसके अंदर अमाइड ग्रुप आपस में लिंक्ड होते हैं, और दूसरी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। मतलब एस्टर नहीं है बेटा, फॉस्फोरस जो है, देखो ना ये वाला जो पार्ट है इसको फॉस्फोडाइएस्टर कहते हैं। मतलब एस्टर के अंदर कार्बन आता है, फॉस्फोडाइएस्टर के अंदर फॉस्फोरस आ जाता है, ये 2 लिंकेज बनाता है, इसलिए कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर। फॉस्फोरस जैसी 2 एस्टर लिंकेजेस आपस में जुड़ती है और हमारे पास आ जाता है डाई न्यूक्लियोटाइड। जब बड़े सारे जोड़ देंगे तो पॉली न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। उस पॉली न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। कर लो कॉपी।
अगर न्यूक्लियोसाइड के अंदर जो पेंटोस शुगर है उसका 5वां कार्बन मतलब 5' कार्बन के साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाए तो बेटा वो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में आप जोड़ते हो, किस लिंकेज के साथ? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के साथ, तो वो क्या बनाता है? न्यूक्लिक एसिड बनाता है। आया समझ में? यस सर। तो हमने देखो 5th कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। ये देख लो बेटा, ये देखो, ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये दोनों आपस में जुड़ गए तो इनके बीच में ये वाली लिंकेज आ गई। इस लिंकेज को बेटा हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है। अब इसके अंदर दो इन्वॉल्व हैं बेटा, इसलिए इसे कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर तीसरा आ जाएगा ट्राई न्यूक्लियोटाइड एंड सो ऑन एंड सो ऑन। लेकिन जो डाई न्यूक्लियोटाइड है उसमें अटैचमेंट किसका होता है? नीचे वाला जो 5वां कार्बन एटम है और ऊपर वाले का 3' कार्बन एटम। हालांकि लिंकेजेस कोई पूछता नहीं है बट मैंने फिर भी स्पेसिफाई कर दी। ठीक है भाई। तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो है वो 5th' और 3' कार्बन के बीच में होती है। ये देखो बेटा, उन्होंने यहां पे एक सिंपल वर्जन दे दिया। ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड है और उन्होंने यहाँ पे n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दे दिए। तो बेटा n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है बेटा वो क्या बना देती है? न्यूक्लिक एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड का सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है जो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने बताया था एंड गेव अ डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब सर ये डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? नेचर ने डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को टेंडेंसी दी है अपने आप को रेप्लिकेट करने की। कहते हैं द टू न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर बाउंड अबाउट ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन पेयर्स ऑफ बेसेस एंड द टू स्ट्रैंड्स आर नॉट आइडेंटिकल। पर याद रखना द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बट नॉट आइडेंटिकल। बच्चे वर्ड लिखाते हैं दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। अगर बेटा वो एक जैसे होंगे तो बॉन्डिंग नहीं बनेगी। सर क्यों नहीं बनेगी? याद रखना ATGC। अगर पहले स्ट्रैंड के यहां पर एडेनाइन है तो दूसरे स्ट्रैंड के यहां पर थायमीन ही होना चाहिए तो ही इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। अगर यहां पे भी ए आ जाएगा तो वो उसको नहीं लेगा। अगर यहां पर थायमीन आ गया तो दूसरे वाले स्ट्रैंड के पास एडेनाइन ही होना चाहिए। अगर यहां पे गुआनाइन आ गया तो दूसरे वाले स्ट्रैंड के पास साइटोसिन ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे सी आ गया तो वहां पे गुआनाइन ही होना चाहिए। तो ये जो पहला स्ट्रैंड है, फर्स्ट स्ट्रैंड, वो अपना रेप्लिकेट नहीं बना रहा। ये सेकंड जो स्ट्रैंड है ये क्या है? ये आइडेंटिकल नहीं है पर ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है।
आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। उन्होंने यहाँ पे बताया है कि थर्ड कार्बन इज कंबाइनिंग विद द फिफ्थ डैश कार्बन एटम। तो देखो GC80 TA80 CG GC TA CG TA GC80 TA80 TA CG एंड GC। तो ये स्ट्रैंड दोनों जो है वो एक जैसे नहीं है बेटा, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के साथ, क्योंकि सिमिलर बेसिस आपस में बॉन्डिंग जो है वो नहीं बना सकते, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो एडेनाइन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमीन, वेयर एज साइटोसिन कैन फॉर्म HB विद गुआनाइन। लेकिन in secondary structure of RNA, helix are present which are only single stranded, है ना। दैट मीन्स RNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंड है और वो खुद फोल्ड बैक करता है अपने आप को डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो ये प्रॉपर्टी क्या से आती है, बिकॉज DNA कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, और जब वो रेप्लिकेट करता है तो वो अपना सेकंड स्ट्रैंड जो है वो क्या बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। देन RNA हमारे पास 3 टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनके क्या क्या फंक्शन है। मैसेंजर RNA, mRNA, राइबोसोमल RNA। मैसेंजर RNA मैसेज लेके जाता है, राइबोसोमल RNA राइबोसोम सिंथेसाइज करने का मैसेज बताता है, ट्रांसफर RNA मैसेज को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। देन हम बात करते हैं बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ DNA। तो DNA एक केमिकल बेसिस है हेरिडिटी और जेनेटिक इंफॉर्मेशन के रिजर्व का। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग आइडेंटिटी अलग अलग स्पीशीज की ऑर्गेनिज्म के अंदर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। DNA मॉलिक्यूल सेल्फ डुप्लीकेट कर सकता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन और आइडेंटिकल DNA स्ट्रैंड आर ट्रांसफर टू द डॉटर सेल्स। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो वेरियस RNA मॉलिक्यूल्स इन द सेल जो है वो करते हैं, पर उसका मैसेज जो है था सिंथेसिस का वो DNA के पास होता है। तो DNA बोलेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस RNA करेगा। ये है 6th क्वेश्चन, व्हाई कैन नॉट विटामिन C बी स्टोर्ड इन द बॉडी। Because it is water soluble, hence excreted out through urine। कहते हैं what products would be formed जब एक न्यूक्लियोटाइड DNA का जिसके अंदर थायमीन का बेस है उसको आप हाइड्रोलाइज करोगे। अगर आप DNA को हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगी बेटा, पेंटोज शुगर प्लस आपको मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड, साथ में आपको मिलेगा नाइट्रोजन का बेस जिसका नाम उन्होंने पहले ही बताया हुआ है, थायमीन। 8th क्वेश्चन कहता है जब RNA को हाइड्रोलाइज करते हैं देयर इज नो रिलेशनशिप अमंग द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट बेसेस ऑब्टेन। व्हाट डज दिस फैक्ट सजेस्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ RNA? इट इज अ सिंगल stranded structure, single strand structure, not like DNA जो double stranded structure होता है। इस वजह से कर लो कॉपी।
तो मैं ये हटा रहा हूं। हमने विटामिन्स भी कर लिया है, बट विटामिन्स इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, तो विटामिन्स वाले टॉपिक को काटा मार देना, मैंने अभी चेक कर रहा था। इससे क्वेश्चन आंसर भी फटाफट खत्म कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास। कहते हैं व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स? कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज। कार्बो which cannot be further hydrolyzed into simple units। ठीक है, फिर कहते हैं व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स? शुगर्स which can reduce Tollens reagent and Fehling solutions are called reducing sugar। इसका एग्जाम्पल दे देना, D पॉजिटिव ग्लूकोज, और दूसरा दे देना एग्जाम्पल D नेगेटिव फ्रक्टोज। राइट टू मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। तो एक तो सेल वॉल बनाने के काम आता है, वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, और स्टोर फूड मटेरियल। कहते हैं क्लासिफाई इनटू मोनोसैकेराइड्स। अब हमारे कोर्स में डायसैकेराइड तो है ही नहीं, तो हमको सिर्फ मोनोसैकेराइड बनाने हैं। तो राइबोस मोनोसैकेराइड है, डीऑक्सीराइबोस मोनोसैकेराइड है, गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, सिक्स्थ भी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, डायसैकेराइड्स भी हमारे कोर्स में नहीं है, एट भी नहीं चलेगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या होता है जब डी ग्लूकोज को आप फॉलोइंग रिएजेंट्स के साथ ट्रीट करते हो? इनकी केमिकल रिएक्शन सारी की सारी दे रखी हैं, मैं वहां पे नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप डी ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्ट करोगे तो बेटा वो क्या बनाता है? एन हेक्सेन। ठीक है, अगर आप डी ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज करोगे, ठीक है, तो ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए ये क्या बनाता है? ग्लूकोनिक एसिड। और ये स्ट्रॉन्ग, ये क्या है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन HNO3 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डी ग्लूकोज जो है इसके साथ क्या बनाता है? सैकरिक एसिड। कर लो कॉपी फटाफट। तो नेक्स्ट बात करते हैं 10th क्वेश्चन। कहता है एन्यूमरेट द रिएक्शंस डी ग्लूकोज की जो उसका ओपन स्टेज स्ट्रक्चर नहीं करता। तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है। ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये सब आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। कहते हैं व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स? एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमें डाइट से चाहिए। नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, हमें डाइट में नहीं चाहिए होते। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, नोट्स में मिल जाएगा। डिफाइन द फॉलोइंग प्रोटीन्स। पेप्टाइड लिंकेज आपको मैंने बताया था ना कि ये अमाइड लिंकेज होती है बिटवीन 2 अमीनो एसिड्स। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जब अल्फा अमीनो एसिड्स एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ कंबाइन करते हैं विद पेप्टाइड बॉन्ड,
तो वो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोटीन का। डीनेचरेशन, व्हेन अ नेटिव प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है। When a native protein अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है, when temperature changes या pH changes, तो उसे कहते हैं denaturation. What are the common types of secondary structures of protein? Alpha helix and beta pleated sheet. What type of bonding helps in stabilizing alpha helix? Hydrogen bonding or disulfide linkages. डिफ्रेंशिएट ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन, आई होप आप ये कर लोगे। ये ग्लोब्यूल्स की फॉर्म के अंदर होते हैं, ये फाइब्रस की फॉर्म के अंदर होते हैं। ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, ये पानी में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और बाद में इनके एग्जाम्पल्स दे देना। ग्लोबुलर में एग एल्बुमिन हो जाएगा और फाइब्रस के अंदर हो जाएगा केराटिन एंड मायोसिन। 16 कहते हैं हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिड एंड बेसिक ग्रुप। एसिड एंड बेसिक ग्रुप दोनों के होने की वजह से ये एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। एंजाइम्स है नहीं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन? टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ब्रेक to form primary structures. Vitamins है नहीं, विटामिन नहीं है। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? उनको हम कहते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के साथ जुड़ते हैं तो वो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शंस, heredity information and protein synthesis. What is the difference between nucleoside and nucleotide? Nucleoside के अंदर पेंटोस शुगर का C1 dash carbon is bonded with base और न्यूक्लियोटाइड के अंदर phosphate group is bonded with C5 dash carbon of sugar and sugar का C1 dash is bonded with base. कर लो बेटा जो जो कॉपी करना है। तो 3 क्वेश्चंस के आंसर मैं लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 15 क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। 2 कॉलम बनाओ, पहले में लिखो ग्लोबुलर, दूसरे में लिखो फाइब्रस। लिखो ग्लोबुलर के अंदर spherical shape due to folding of polypeptide chains। ग्लोबुलर में लिखो spherical shape due to folding of polypeptide chains। फाइब्रस में लिखो polypeptide chains are fiber like or thread like
Polypeptide chains are fiber-like or thread-like. सेकेंड लिखो ग्लोबुलर के अंदर soluble in water, fibrous में लिखो insoluble. और थर्ड लिखो ग्लोबुलर के अंदर sensitive to small changes in temperature and pH. Sensitive to small change in T and pH. Sensitive to small change in temperature and pH. उसमें लिखो comparatively stable to moderate temperature and pH. Comparatively stable to moderate temperature and pH. ठीक है 23rd कहता है द टू स्ट्रैंड्स डीएनए के अंदर दे आर नॉट आइडेंटिकल बट कॉम्प्लीमेंट्री एक्सप्लेन लिखो डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर डीएनए is a double stranded structure in which the two strands forms नहीं the two strands are linked the two strands are linked by hydrogen bonding by Hb between specific base pairs that is ATGC. That is ATGC. Full stop. It means if first strand have base as adenine, it means if the first strand has base adenine, then the second strand has to have the base thiamine only. Has to have base thiamine only, and so on.
और लिखो बेटा लास्ट 24th स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए। तो 2 कॉलम बनाओ। पहले में लिखो डीएनए, दूसरे में लिखो आरएनए। फर्स्ट डिफरेंस लिखो, sugar is 2-deoxy D नेगेटिव राइबोस, और इसकी शुगर क्या होती है D नेगेटिव राइबोस। इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसके अंदर थायमीन होता है बेस, इसमें कौन सा होता है यूरासिल। तो ये तो हो गए स्ट्रक्चर के ऊपर डिफरेंसेस। फंक्शन के ऊपर डीएनए कैन रेप्लिकेट, ये नहीं कर सकता, ठीक है। ये क्या करता है ट्रांसमिट्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। और ये क्या करता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहां पर आपका बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है।